लिट चौक की तरफ से सब यहाँ पर सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, सारे लिट चौक के जो मेंबर्स हैं, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया इस सेशन को मॉडरेट करने का। और ये सेशन मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने अभी अभी अपनी पहली बुक पब्लिश की, तो एक पब्लिशर भी हैं मेरे साथ और एक ऑथर भी हैं। और जैसा कि दोनों के बीच में हमेशा एक किसी न किसी बात को लेकर एक टसल चलता रहता है कि राइटर्स को जो है उन्हें उस तरह का जो एक्नॉलेजमेंट है वो नहीं मिलता है, पब्लिशर्स के पास पहुंच नहीं पाते हैं, और पब्लिशर्स की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, उनकी अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि उनको एक बहुत बड़े ऑडियंस के पास अपना वर्क पहुंचाना होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सभी राइटर्स की तरफ से उनके भी जो उनकी क्यूरियोसिटी है, उनके जो प्रश्न हैं, मैं यहाँ पर रख सकूँ। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, हमारे बीच मिस अंकिता जैन हैं। वो एक बहुत इस्टेब्लिश्ड अवार्ड विनिंग और फेमस ऑथर हैं, उनकी कई बुक्स आ चुकी हैं। एक बुक का आज विमोचन यहाँ पर भी हो रहा है। रूबरू दुनिया मासिक पत्रिका से उन्होंने लेखन शुरू किया था, संपादक भी वही थी। कई शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं और इन्हें ब्रेक मिला मुंबई 143 सॉन्ग के लिरिक्स जब इन्होंने लिखे थे, और उसकी एंट्री लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी हुई। इससे इनको काफ़ी इंटरनेशनल फेम भी मिला। कई कॉम्पिटिशन्स जो हैं, लेखन की जो प्रतियोगिताएं हैं, उसमें उन्होंने भाग लिया। बिग एफएम रेडियो शो में यादों का इडियट बॉक्स, इस पर भी इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ ऐड हुई हैं। इनकी लेटेस्ट बुक्स हैं ऐसी वैसी औरत, मैं से माँ तक, ये इनको भी काफ़ी फेम मिला है। ललन टॉप न्यूज़ पोर्टल में माँ इन मेकिंग का कॉलम अंकिता जी लिखती हैं। एक ऑथर के अलावा ये एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं और उससे रिलेटेड भी इनकी बुक्स हैं काफ़ी। हम मेरे साथ हैं अदिति माहेश्वरी जी, जो वाणी प्रकाशन हिंदी साहित्य का सबसे विश्वसनीय नाम है, उसकी कार्यकारी निर्देशक के पद पर हैं। इसे संभालने वाली अदिति जी जो हैं, इन्होंने मात्र 14 साल की उम्र में इन्होंने अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां जो हैं पब्लिकेशन की वो स्टार्ट की, और उसके बाद आज एक वो इस्टेब्लिश्ड निर्देशक हैं खुद ही। उसमें थर्ड जनरेशन है जो इनके दादा दादी ने ये पब्लिकेशन हाउस स्टार्ट किया था। और अब ये जो है भारतीय ज्ञानपीठ की पुस्तकें जो हैं वो भी वाणी प्रकाशन प्रकाशित करता है। तो अदिति जी ने 2013 में औपचारिक रूप से कार्यकारी निर्देशक के तौर पर वाणी प्रकाशन का कार्यभार संभाला। अब आपके साथ आपकी छोटी बहन भी इसमें आपसे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। तो वाणी प्रकाशन जो है, जो हमारे ट्रेडिशनल बुक पब्लिशिंग है, उसके अलावा कई नए फॉर्मेट्स को भी अब सपोर्ट करने लगा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अदिति जी से और अंकिता जी से। सबसे पहला सवाल मैं अंकिता जी से ही पूछना चाहूँगी। एक राइटर होने के बावजूद भी आपको एक सॉन्ग के जो लिरिक्स आपने लिखे थे, जो एक फ्लैश मॉब सॉर्ट ऑफ इवेंट था, उससे आपको काफ़ी फेम मिला। तो आपकी खुद की जो जर्नी है राइटिंग की, और जब आपने जो फर्स्ट बुक पब्लिश की, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे? किस तरह के आपको चैलेंजेस आए सामने? मैं साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा साहित्य से बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं था। मैं विज्ञान पढ़ने वाली और स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव रहने वाली लड़की थी। मेरे घर में था, मेरी छोटी बहन यहाँ है और उसको घर के सारे हम कज़न्स जो हैं वो सब मुंशी प्रेमचंद ही बोलते थे, क्योंकि वो इतनी मग्न हो जाती थी पढ़ने में कि उसका स्कूल का तांगा आ जाता था, तो हमको उसको भेजना पड़ता था घर वालों को, लाइब्रेरी से जाओ उसको बुला लो, उसका तांगा आ गया है। तो उसको मैंने पढ़ते देखा बचपन से बहुत ज़्यादा। पर मैं बहुत ज़्यादा मैं पढ़ी हूँ। मैंने जो बच्चों की कॉमिक्स, चंपक, नंदन, बाल भास्कर और पिंकी, चाचा चौधरी, ये सब पढ़ा, लेकिन जो गंभीर साहित्य जिसे हम कहते हैं वो मैंने बहुत नहीं पढ़ा था। मेरे लिए साहित्य के मामले में लाइफ चेंजिंग मोमेंट था भोपाल का सेंट्रल लाइब्रेरी। और वो एक दिन जब मैं वहाँ गई और मैंने मंटो की किताबें उठा के पढ़ना शुरू किया,
और वो कहते हैं ना कि वो एक नशे की तरह मेरे जीवन में आया कि मैं उस समय बंसल इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, और मैंने संडे के संडे वहाँ जाके पढ़ना शुरू किया था। तो वो नशे की तरह मेरे जीवन में चढ़ा, और मैं फिर हर सैटरडे संडे वहाँ घंटों बैठी रहती थी और किताबें लेके पढ़ना शुरू किया। और जब वो पढ़ने लगी तो मुझे ये लगने लगा कि मैं क्यों उन कहानियों को आज तक नहीं बाहर लेकर आ पा रही हूँ, जो कहानियाँ मेरे आसपास हैं, और मैं उनसे इतनी गहराई से जुड़ी हूँ कि उनकी बहुत सारी चीज़ें दुनिया के सामने ला सकती हूँ। तो तब थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। उसी टाइम में सोशल मीडिया, फेसबुक, जिसके माध्यम से बहुत सारे युवा आगे बढ़ पाए हैं राइटिंग के क्षेत्र में। तो मैंने उस पर लिखना शुरू किया, लोगों ने पसंद करना शुरू किया, और एक ग्रुप हुआ करता था वाडी, राइटर्स एंड आर्ट डायरेक्टर्स का। उस ग्रुप में मेरे ही किसी फ्रेंड ने मुझे जोड़ दिया था, और उसमें जनरली वैकेंसीज आती रहती थी नए लोगों के लिए कि हमको एक लिरिसिस्ट चाहिए, पैसे बहुत ज़्यादा नहीं देंगे लेकिन आपको नाम मिलेगा जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए। तो उसमें एक डायरेक्टर ने ऐसे ही पोस्ट डाली हुई थी, और उसमें आप अपनी पोइट्रीज़ और जो छोटे मोटे लिरिक्स लिखते हैं वो आप डालते रहते थे। तो वो मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे थे, और उन्होंने अपनी वैकेंसी डाली और फिर मुझे मैसेज किया कि हमारे पास ये वैकेंसी है, क्या आप हमारे लिए लिखेंगी। तो मैंने उनसे यही पूछा कि सर पैसे मिलेंगे या फ्री में काम करना है। मैं उस समय में पैसों का इसलिए पूछती थी क्योंकि मेरे ऊपर फैमिली की तरफ से ये था कि आपने बहुत मुश्किल से, आपके परिवार वाले जब आपको पढ़ाते हैं, आप किसी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ लड़कियों को बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं दी जाती है, ऐसे में जब आपके माँ बाप आपको पढ़ाते हैं तो वो ये चाहते हैं कि आप एक फ़िक्स नौकरी करें, जिससे कम से कम उनको ये ना सुनना पड़े कि इतना पढ़ा के तुमने बेटियों को क्या उखाड़ लिया। तो वो नहीं सुनना चाहते थे, और मैं ये चाहती थी कि अगर मैं ये चीज़ छोड़ूं तो मेरे हाथ में कम से कम उनको दिखाने के लिए कुछ हो कि हाँ, मैं छोड़ने के बाद भी कुछ कमा रही हूँ। तो मैंने डायरेक्टर से सीधे यही पूछा कि सर पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ मिलेंगे, 5,000 रुपये एक लिरिक्स के। तो उस टाइम में, आज से 10 साल 11 साल पहले, मुझे 5,000 बहुत लगे। मैंने कहा 5 लिरिक्स लिखने, 5,000 रुपये मतलब 20,000 तो आ ही गए। चलो ठीक है, लिखना शुरू किया। पर लिरिक्स लिखना इतना आसान नहीं था। पहला ड्राफ्ट जो मैंने दिया था उसके मैंने शायद 30 या 32 ड्राफ्ट पहले लिरिक्स के मैंने उनको लिख कर दिए थे। हालांकि वो फिल्म नहीं आई, उसकी एक्ट्रेस ने बाद में अभी 3-4 साल पहले सुसाइड कर लिया था, वो रिलीज़ नहीं हो पाई। लेकिन वो सॉन्ग रिलीज़ हुआ मुंबई 143 करके, और 2012 में वो रिलीज़ हुआ था, और मुंबई में उसका बहुत बड़ा शूट हुआ था, कई सारे लोग उसमें थे, कई सारे स्कूल्स थे। और जब वो रिलीज़ हुआ तो कई सारे प्लेटफॉर्म पे, न्यूज़ पोर्टल्स पे उसके बारे में चर्चा हुई। तो उसको फेम तो नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि उसमें पूरा क्रेडिट मेरा नहीं था, मैंने सिर्फ बोल लिखे थे उसके, और जो भी मेहनत थी वो डायरेक्टर की थी, उन लोगों की थी जिन्होंने उसमें काम किया था। उस पूरे गाने को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। तो वो सिर्फ मेरी मेहनत नहीं थी, पूरी टीम की मेहनत थी। लेकिन हाँ, ये था कि उसके बाद से मुझे अपने आप में सेल्फ मोटिवेशन मिला कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं लिख भी सकती हूँ। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2009-2010 से, और मेरी पहली किताब आई थी 2017 में। तो ऐसा नहीं था कि लिखना शुरू किया और किताब छप गई। 7-8 साल मैंने राइटिंग में मैं घुसी रही और लिखती रही, छोटा छोटा जहाँ से भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। बिग एफएम के लिए स्टोरी शोज़, नीलेश मिश्रा का जो शो आता था उसके लिए मैंने 25 कहानियाँ लिखी, आर्टिकल्स लिखे, जहाँ भी पॉसिबल होता था वहाँ अपने आर्टिकल्स भेजती थी, कॉलम्स लिखे। फिर किताब लाने का डिसीज़न लिया जब मुझे लगने लगा कि हाँ, अब शायद मेरी किताब कोई पढ़ लेगा, क्योंकि लोग सुन रहे हैं, और वो लोग जो मुझसे कह रहे हैं कि हम आपकी कहानियाँ सुन रहे हैं, जो मुझे मैसेज करके बता रहे हैं कि हमने आपकी ये कहानी सुनी, आर्टिकल पढ़ा। तो जब खुद में ये विश्वास आया कि हाँ 25-50 पाठक तो हो गए, किताब खरीद ली जाएगी, तो सोचा कि हाँ चलो अब किताब निकालते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ी पहली किताब के लिए, क्योंकि शैलेश भारद्वाजी जो हिंदुम के प्रकाशक हैं, उस समय 2013 से जब मैं अपनी मैगज़ीन निकालती थी तो उनसे अच्छी बातचीत थी, और हम लोगों ने साथ में छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स भी किए थे। तो मेरी कहानियों के बारे में वो जानते थे, उस समय मेरी कहानियाँ बहुत पसंद भी की जा रही थी एफएम पे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास एक कहानियों की किताब है और क्या आप प्रकाशित करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है करेंगे, तो वो इस तरह से हो गई। बहुत बढ़िया। एक मैसेज तो ये मिला कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है,
और पेशेंस भी चाहिए। इस बीच हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंट आता है जिससे हमारा बड़ा मोरल बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। तो जो कर रहे हैं, अगर हमें उससे खुशी मिल रही है तो हमें वो जारी रखना चाहिए। अदिति जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आम तौर पर जैसे राइटर्स की बड़ी शिकायत होती है कि पब्लिशर तक पहुँचना ही बड़ा मुश्किल होता है, और एक ये डर भी होता है कि क्योंकि हर राइटर को ये लगता है कि हमारी कहानी बड़ी खास है, तो उन्हें ये लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारी कहानी जो है कोई उसको चुरा ले, कोई कॉपी कर ले। तो कई बार पब्लिशर तक पहुँचने में हिचकिचाहट भी रहती है। तो आप अपने साथ नए ऑथर्स को जोड़ने के लिए आपका जो वाणी प्रकाशन है वो क्या कर रहा है? हर प्रकाशन गृह की जो प्रकाशन प्रणाली है उसमें नए और पुराने का समन्वय होना बहुत ज़रूरी है, हर युग में, हर दशक में। वो इसलिए क्योंकि जो आज नया है उसमें पूरी ऊर्जा है और पूरी संभावनाएं हैं कल का क्लासिक बनने की। तो किसी भी नई लेखनी को बहुत गंभीरता से पढ़ना और उसके प्रति एक गंभीर रवैया रखना, मुझे लगता है कि हर प्रकाशन गृह का उत्तरदायित्व है। और ये वाणी का उत्तरदायित्व हमेशा से रहा ही है, क्योंकि 60 के दशक से लेकर आज 2022 में हम हैं, तो कई लेखकों के साथ, कई कवियों के साथ एक पूरा जीवन ही प्रकाशन का पानी की तरह बहता चला गया। चाहे अरुण कमल जी का पहला कविता संग्रह हो, चाहे उदय प्रकाश जी की किताबें हों, ये सब, चाहे मनोज श्याम जोशी जी हों, ये सब अपनी समकालीन लेखनी वाणी के प्रति देते हुए आगे बढ़े, और जब वो अपने करियर की पीक में हैं तब भी वाणी ही उनका प्रकाशक है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब बात करें अगर युवा लेखकों के लिए, तो युवा वाणी एक ऐसा इम्प्रिंट स्पेशली बनाया गया है जहाँ पर हम प्रकाशित ही पहली लेखनी को करते हैं। पहली किताब है और कस के अच्छी निकल रही है, तो उसका भरपूर स्वागत है। ये डर एक ज़माना था, मैं कहूँगी 90 का दशक था, अर्ली 2000s कहूँगी, जहाँ पर लेखकों को डर लगता था प्रकाशकों तक आने में। लेकिन सोशल और ये डर बड़ा सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड था, मैं कहूँ, क्योंकि जितना मैंने समझा है प्रकाशन को, सीनियर ऑथर्स के साथ में जो नए लिख रहे हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी काल की अवधारणा को, किसी भी समय की धार को समझने के लिए ये दोनों ही पक्ष पुस्तकों में होने ज़रूरी हैं। जब सोशल मीडिया का बूम हुआ और वाणी मेरे ख्याल से 2008 के अंत या 2009 के शुरुआत से सोशल मीडिया पे आ गया था, तब हमने ये जाना कि लोग बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो वहाँ एक प्रणाली आज भी अंडर प्रोसेस है जहाँ हम कितनी आसानी से लोगों तक पहुँच सकते हैं। पूरा फोकस ही वही रहता है। कोई अगर मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहा है, लेकिन कोई अगर फेसबुक के इनबॉक्स में अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेज रहा है, तो उसे ये बताना कि ये ईमेल एड्रेस है, इस फॉर्मेट में हमें अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लिख के भेजिए, और 2 से 3 हफ्ते का समय हमको दीजिएगा, जिसमें हम बता सकें आपको कि हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हैं। जैसे ज़्यादातर लोगों को ये शिकायत भी रहती है कि हम मैन्युस्क्रिप्ट भेजते हैं और महीनों महीनों की वेटिंग रहती है, तो इस बीच बड़ा एंजाइटी होता है राइटर्स में भी कि छपेगा कि नहीं छपेगा, हमारे पास कोई बैकअप भी नहीं है। देखिए, हर बड़ा गायक पहले बाथरूम सिंगर ही होता है, लेकिन वहाँ से रियाज की प्रक्रिया शुरू होती है और फिर एक कला में आप पारंगत होते हैं और पूरे विश्व के सामने अपनी कला को रखते हैं। लेखनी का भी वही हाल है। आप अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एक प्रणाली बनी हुई है, जो एक प्रोसेस बना हुआ है, उससे गुजरने के लिए अगर आपने
6 महीने साल भर अपनी लेखनी को तैयार करने में किया है, तो उसको पढ़कर उस पर डिसीजन लेने वाले व्यक्ति को 3 हफ्ते 4 हफ्ते तो मिलने चाहिए। उसमें कम्युनिकेशन गैप्स बहुत थे पहले, उन कम्युनिकेशन गैप्स को अब भरा गया है। और कोविड के बाद में खास करके इस चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया गया है, क्योंकि डाक सेवा जब बंद थी तब ईमेल चल रहा था, समाचार पत्र जब बंद थे तब सोशल मीडिया चल रहा था। सही। तो डिजिटल ऑपरेशंस पे खास तौर पे ध्यान दिया गया और ये जाना गया कि अगर मैन्युस्क्रिप्ट आ रही है तो 24 घंटे के अंदर पावती चली जाए और 4 हफ्ते के अंदर यस या नो चला जाए। इस बात का ख्याल पूरा रखा जाता है। ना भेजना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं खुद एक लेखक की पोती हूँ और मुझे मालूम है कि मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्शंस, हमारी दादी के पास कई ऐसे पत्र हैं जहाँ थे, अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हम उन्होंने बताया था कि जहाँ मैगजीन से, पत्रिकाओं से, अखबारों से, प्रकाशनों से जो रिजेक्शन के पत्र हैं वो भी उतने ही संभाल के रखे गए हैं। बहुत बढ़िया। तो रिजेक्शन पत्र बहुत मुश्किल होता है लिखना और बहुत मुश्किल होता है पढ़ना, लेकिन फिर भी ये क्योंकि एक बिजनेस डिसीजन भी है तो उसको उसी तरह से डील किया जाता है। और अगर हम आपको विश्वास शायद ना हो, लेकिन एक अंडरटेकिंग हम मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने से पहले अब लिखवाते हैं सभी लोगों से जो मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करते हैं, कि आप सबसे पहले ये अंडरटेकिंग लीजिए कि ये ओरिजिनल है, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है प्लेजरिज्म की। तो यहाँ से आप सोचिए, क्योंकि अगर मान लीजिए एक एडिटर या एक कॉपी एडिटर जो मैन्युस्क्रिप्ट को पहली बार पढ़ रहा है, वो सारी कहानियाँ जो दुनिया में घूम रही हैं वो तो नहीं जानता। अब नहीं पता कि ये ओरिजिनल है नहीं है। छपने के बाद एवरीबडी बिकम्स अ पार्टी टू द क्राइम ऑफ पब्लिशिंग अ प्लेजराइज्ड मटेरियल। तो वहाँ पर एक लेखकीय दायित्व, प्रकाशकीय दायित्व, संपादकीय दायित्व बीच में आ जाता है और उसको क्लियर करते करते 2 या 3 हफ्ते तो मिनिमम लगते हैं। तो आपके पास भी फिर प्लेजरिज्म चेक के टूल्स वगैरह से आप भी सारे मैन्युस्क्रिप्ट को स्क्रीन करते होंगे? टर्निटिन कई मौक़ों पर काम नहीं करता, क्योंकि टर्निटिन जो इंटरनेट पे उपलब्ध है, ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स हैं। टर्निटिन का मैं एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो हमारे लिए सबसे सहज है और रिसर्च बेस्ड मटेरियल के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। टर्निटिन के साथ समस्या ये है कि वो सोर्स बेस्ड है, जो उसको उपलब्ध होगा वो उसी के बेसिस पे एनालिसिस करके देगा कि कितना परसेंटेज प्लेजरिज्म है। पब्लिश्ड सोर्सेज से लेता है। हिंदी का आज भी डिजिटल मटेरियल बहुत कम है, रिसर्च बेस्ड डिजिटल मटेरियल बहुत कम है, क्योंकि हिंदी में एकेडमीज़ ने, यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत कुछ उच्च स्तरीय प्रकाशित आज भी नहीं किया है। तो इसलिए ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हुए भी हिंदी की दुनिया को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है। इस पे पूरी बातचीत का दौर अलग हो सकता है, लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ यंग राइटिंग, इतना ही मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से कि आप लिख रहे हैं तो पूरी मजबूती से लिखिए और पत्र पत्रिकाओं में ज़रूर प्रकाशित होइए, वहाँ से आपको फीडबैक ज़रूर अच्छा मिलता है। सोशल मीडिया पे लाइक्स आर नॉट इक्वल टू द गैप्स दैट आर देयर इन बिटवीन द लाइन्स। डिसलाइक का बटन सोशल मीडिया पे नहीं है और ट्रोलर्स हैं जो शायद सीरियस नहीं होते हैं कभी। तो इसलिए अपनी लेखनी के प्रति गंभीरता हमें ही बनानी होगी और उसकी कसौटी वहीं से शुरू होती है। मुझे बताया गया है कि समय का अभाव है, तो अब मैं जैसे जो क्वेश्चंस हैं वो ओपन आप दोनों के लिए ही रखूँगी, जिससे आप दोनों अपने अपने व्यूज़ रखते जाएं। तो इंग्लिश राइटिंग जो है ऐसा माना जाता है कि उसकी रीच ज़्यादा है, लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हिंदी में भी काफ़ी पब्लिकेशंस हो रहे हैं। इवन वर्नैक्युलर लैंग्वेज भी अब जो है उसकी भी रीच काफ़ी बढ़ती जा रही है, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं। I'm sorry, but they're all national languages. All national languages, I correct myself, yes. वर्नैक्युलर नहीं है, ये सब रीजनल लैंग्वेजेस नहीं, अब हमारे नेशनल लैंग्वेजेस हैं। तो
इसमें राइटर्स के जो चैलेंजेस हैं और इसको पब्लिकेशन हाउसेस किस तरह से इस चीज़ को एड्रेस करते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में अगर कोई चीज़ पब्लिश करनी हो तो राइटर्स को अपनी रीच बढ़ाने के लिए और पब्लिशर क्योंकि मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा उसमें कितना इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे आजकल सेल्फ पब्लिशिंग क्योंकि काफ़ी चलन में है, लेकिन सेल्फ पब्लिशिंग होते हुए भी राइटर्स को ये परेशानी होती है कि अगर उनको मार्केटिंग करना है, उसमें प्रमोशन के कुछ उसमें अपना सर्विसेज चाहिए, तो उनके सबके पैकेजेस बने हुए हैं। उसमें अगर वाणी प्रकाशन जैसे एक्सेस अगर उनको मिल जाता है तो उन्हें सिर्फ अपना मैन्युस्क्रिप्ट प्रोवाइड करना है और बाकी तो आप उसकी रिफाइनिंग करने के लिए और उसकी प्रमोशन के लिए आपका खुद का अपना एक बहुत बड़ा चैनल है। I love this question. I love this question. तो इसमें मैं राइटर और पब्लिशर दोनों का पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ। इट्स अबाउट पैकेज। सबसे पहले तो ये कि वाकई में ऐसा है, यहाँ बहुत कम लोग जानते होंगे कि मेरी पहली किताब इंग्लिश थी, द लास्ट कर्मा, जो मैंने आपकी तरह सेल्फ पब्लिश की थी और पार्ट्रिज से की थी, जो पेंगुइन का सिस्टर कंपनी था उस टाइम पे 2015 में। और मुझे भी यही लगता था कि इंग्लिश का मार्केट बहुत अच्छा है, हिंदी तो कौन ही पढ़ता होगा, और मेरे पास एक कहानी थी और मैंने उसको लिखना शुरू किया। लेकिन जब मैंने उसको एडिट करवाया तो मेरी जो एडिटर थी उसके साथ बहुत लंबे सेशंस चलते थे और उसके एडिटिंग के टाइम में कई बार ऐसा होता था कि मैं उसको अपने इमोशन नहीं समझा पाती थी इंग्लिश में, कि इसको मैं एक्चुअल में ये लिखना चाह रही हूँ, ये कैसे ठीक होगा। तो जब मैं उसको हिंदी में समझाती थी तो उसने मुझे कहा कि मैं आज तुमको एक सजेशन दे रही हूँ, स्टार्ट राइटिंग इन हिंदी बिकॉज यू आर वेरी गुड इन हिंदी देन इंग्लिश। तुम इंग्लिश से बहुत ज़्यादा सुंदर हिंदी में लिख लेती हो क्योंकि वो तुम्हारे ट्रू इमोशंस हैं, वो तुम्हारे आत्मा से निकल रहे हैं और उसी भाषा में निकल रहे हैं जिसमें तुम सोच रही हो। तो बेहतर ये है कि इंग्लिश में कहानियों को बनाने के बजाय तुम हिंदी में कहानियाँ बुनना शुरू करो। तो मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया और ऐसा नहीं है कि अब हिंदी का मार्केट नहीं है, यहाँ बहुत सारे बेस्ट सेलर ऑथर बैठे हुए हैं, तो हिंदी का मार्केट बहुत बड़ा है। लेकिन हाँ, ये भी ट्रू है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि इंग्लिश की किताबें क्यों ज़्यादा बिकती हैं, उसका कारण ये है कि सबको उसको अपना स्टेटस सिंबल बनाना होता है। हिंदी मीडियम का दौर अलग था, लेकिन आज के टाइम में जो छोटे शहर, छोटे नगर हैं, उनके बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़कर अंग्रेजी मीडियम के कॉलेज में आते हैं, तो उनको भी ये दिखाने के लिए कि हाँ हमको अंग्रेजी पढ़नी आती है, ये बताने के लिए वो अपने साथ में अंग्रेजी के ऑथर्स की किताबें लेकर घूमते हैं। अपने रूम पे हॉस्टल में वो अंग्रेजी की किताबें खरीद कर रखते हैं, सिर्फ इसीलिए ये बताने के लिए कि हमको इंग्लिश पढ़नी आती है। तो शायद इसीलिए इंग्लिश की किताबें ज़्यादा बिक जाती होंगी, पढ़ी कितनी जाती हैं ये मुझे नहीं पता, पढ़ी तो हिंदी की भी बहुत जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है। और दूसरी बात जो आपने कही पैकेज और एक्सेस की, तो उसका सबसे बड़ा कारण मेरे ख्याल में शायद सोशल मीडिया भी है, क्योंकि यहाँ सबको लगता है कि हम भी राइटर हैं और हम भी बन सकते हैं, या हमारे पास भी बहुत अच्छी कहानी है। ये बहुत अच्छी बात है, सबको ऐसा लगना भी चाहिए। लेकिन जब वो प्रकाशकों के पास जाते हैं और प्रकाशकों को ये लगता है कि ये कहानी मुझे कमा कर नहीं दे पाएगी, तो वो उनके सामने सपोर्टिंग मनी रखते हैं कि आपको आपकी कहानी में विश्वास है कि आपने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन हमको आपकी कहानी में ये विश्वास नहीं कि बहुत अच्छा बिक जाएगा। तो वो उनसे पैसे मांगते हैं उस चीज़ के लिए, और तब वो पैकेजेस की बात आती है। हालांकि बहुत सारे बड़े पब्लिशर्स ऐसे हैं जो पैसे नहीं लेते हैं, जैसे कि वाणी और भी ये पैसे देते हैं, ये पैसे लेते नहीं हैं। मुझे तो मिल रहे हैं, मैंने दिए नहीं हैं, इसलिए मैं यही कहूँगी कि ये पैसे देते हैं, लेते नहीं हैं। बाकी इसके अलावा हाँ, पैकेजेस की बात है। और मैं यही सुझाव दूंगी सभी को कि पैकेजेस के जाल में फंस के अपनी राइटिंग को ख़राब मत करें, क्योंकि हो सकता है आप 50,000 रुपये, 60,000 रुपये 20-25 साल की उम्र में लगा के एक किताब छपवा लें, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वो बिकेगी। उससे बेहतर है कि 50,000 रुपये किसी बिजनेस आइडिया में लगाएं, तो हो सकता है कि 10 साल बाद वो आपको बहुत ज़्यादा कमा के दे और आप एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन के लिट चौक के ऐसे ही किसी मंच पे अच्छा सा स्पीच दे रहे हो। तो बेहतर है कि वो 60,000 रुपये आप किसी बिजनेस आइडिया में लगाएं। तो पैकेजेस के जाल में ना फंसे। तो वाणी प्रकाशन के पास और मैन्यूस्क्रिप्ट्स आने की अब मतलब और भेजे जाएंगे। अच्छी अच्छी भेजिए, खूब भेजिए, ऐसी भेजिए जिस पे दिल खोल के पैसा लगाया जा सके, ऐसी भेजिए। तो इसमें जो
कहानियाँ हैं, जैसे कहानियाँ तो सबके पास होती हैं और हर लेखक की लिखी हुई कहानी उसका वो बेबी होता है, वो उसमें कई बारी चेंज नहीं भी करना चाहते हैं। तो इसमें किस तरह से हैंड होल्डिंग कर सकते हैं जो प्रकाशक होते हैं? बहुत मन करता है जब मैन्युस्क्रिप्ट्स की स्कैनिंग होती है, रोज़ ही होती है। औसत वाणी में लगभग रोज़ 10 से 15 मैन्युस्क्रिप्ट्स आती हैं, कुछ डाक से, कुछ मेल से, और उनमें से 80% आमंत्रित नहीं होती। तो इससे आप अंदाज़ा तो लगा सकती हैं कि लोग हमें अपना कितना जिगरी समझते हैं कि भेज देते हैं। अच्छी बात है, भेजिए। लेकिन उसको जब हम पढ़ते हैं तो कई मैन्युस्क्रिप्ट्स में एक स्पार्क नज़र आता है, अधिकांश में नहीं आता। और जिनमें स्पार्क नज़र आता है उनके पीछे सच में दौड़ने का मन करता है, कि उनके साथ बैठा जाए, उन लेखकों के साथ उनको समझाया जाए, उनकी बात समझी जाए, और जो कमियां दिख रही हैं उनको किसी तरह से ठीक किया जाए। क्योंकि हम हो सकता है कि किसी भाषाई तौर पर समृद्ध पांडुलिपि को पा जाएं, लेकिन अगर आइडिया में दम नहीं है तो भाषा भी कितना छुपा लेगी आइडिया के अकाल को। तो ऐसे में एक सामंजस्य चाहिए जिसमें भाषा और आइडिया दोनों साथ में चलें, और जहाँ भी गुंजाइश लगती है कि इसमें थोड़ा सा चमकाई करेंगे तो बढ़िया चीज़ बन जाएगी, वहाँ पर हम उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पर हम अपना खेद प्रकट करते हुए मना कर देते हैं। ये कठिन होता है, लेकिन फिर से कह रही हूँ कठिन होता है, क्योंकि जितने प्यार से मेरी दादी ने मेरे दादा के पत्र रखे हुए थे, मुझे ऐसे लगा कि बहुत दिल टूटा होगा उनका कई बार। लेकिन विडंबनाएं हैं, कुछ नहीं कर सकते इसका। देखिए क्या है, क्या छपेगा क्या बिकेगा ये तो ठीक है, बाजार का एक है, लेकिन क्या टिकेगा ये तो तय पाठक ही करेगा। ये बहुत आप बढ़िया। या मैं या संपादकीय विभाग में बैठे हुए 4 लोग नहीं तय कर सकते। क्योंकि कई ऐसे भी हमने ऑथर्स देखे हैं नए, जो शायद रिजेक्ट हो गए हों लेकिन उनके पास कुछ कहने के लिए था, और अब हमारे पास बहुत सारे दूसरे माध्यम हैं, कई पॉडकास्ट बार हैं, गलत ऑडियो बुक्स डिसीजंस भी हैं। हो जाते हैं, कई हाँ। बार गलत डिसीजंस भी हो जाते हैं। जेके राउलिंग इतना बड़ा हमारे सामने एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर मुझे पता है कि जो हमारे बेस्ट सेलर्स नीलोत्पल जी, सत्या जी, और बहुत हमारे नवीन जी, गौतम जी यहाँ बैठे हैं, इनके साथ भी बहुत रिजेक्शंस हुए। और हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग विजन है किसी पब्लिशिंग हाउस का, वो इतना दूरगामी ना हो, वो दूर की बात ना सोच पा रहा हो, ना समझ पा रहा हो कि आने वाला समय किस तरह का होने वाला है, और उसको बिना देखे, उसकी नज़रअंदाजगी करते हुए कुछ अच्छी मैन्युस्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया हो। और मैं तो शायद कॉलेज या स्कूल में रही होंगी, ऐसे एडिटोरियल डिसीजंस हो सकता है वाणी में भी हुए हों, क्यों नहीं। लेकिन उसका नतीजा ये निकला है कि आज की पीढ़ी में एटलीस्ट ये डिसिप्लिन हमारे यहाँ संपादकीय पूरा है कि अगर कोई एक लाइन भी लिख के दे रहा है मैन्युस्क्रिप्ट के नाम पे, ये दफ्तर में पता होना चाहिए कि ऐसा लिखा जा रहा है। आप छापें न छापें वो दूसरी बात है, लेकिन हमारा युवा पाठक, युवा लेखक सोच क्या रहा है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये हमारा काम है और इसे पूरी ईमानदारी से करना भी हमारा काम है। समय काफ़ी कम है, हम ऑडियंस क्वेश्चंस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अगर आप दोनों की तरफ जी से। से हमारी गुजारिश है कि अगर एक आध ऑडियंस से। हाँ जी प्लीज़। कर्नल साहब आपके पास सवाल। सत्र खत्म होने को आया और मैं इंतज़ार करते रहा कि जो विषय है उस पर एक तो सवाल आएगा। टॉपिक मैंने ही चुना था कि प्रकाशक और लेखक कितने पास कितने दूर। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अंकिता, अदिति, आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मैं भी एक लेखक हूँ, तो मेरे साथ जुमला जो पुलिस वाला चलता है, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो एक लेखक और प्रकाशक, अंकिता तुमसे भी सुनना चाहूँगा, अदिति, तो एक लेखक और प्रकाशक में कितनी दूरी है, कितनी पास है, कितनी पारदर्शिता है? 2-2 मिनट में ख़त्म कर दी, इससे पहले कि सीईओ हम पे जूते बरसाएं। इससे अभी अंकिता जी की किताब के लोकार्पण का भी साक्षी बनना है आपको। जी 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 सवाल ना छूट जाए इस बीच। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं पकड़ के बैठे।
क्योंकि आपने कहा है कि बहुत कम शब्दों में जवाब देना है, तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि वो गाना है ना कि थोड़े दूर थोड़े पास, बस वही वाला हाल है कि कभी हम पास भी होते हैं और कभी किसी किसी बात पे हमारी जो ट्यूनिंग है वो मैच नहीं कर पाती है, तो हम दूर भी हो जाते हैं। लेकिन फिर कन्वर्सेशन इज़ द थिंग जिससे हम वापस पास आ जाते हैं। तो उसी तरह कितने दूर कितने पास चलते रहता है, हम थोड़े दूर भी होते हैं और थोड़े पास भी होते हैं। मतलब कितना बोरिंग होगा वो रिश्ता जिसमें सिर्फ प्रेम के गीत गाए जाएंगे, खुद ही सोचिए। जब तक मतभेद ना हो, देखिए मतभेद हमेशा हो, मनभेद ना हो, बात इतनी है। मैच्योर कॉन्वर्जेशंस हर रिश्ते को बचा सकती हैं और इमैच्योर डिसीजंस और कॉन्वर्जेशंस हर अच्छे से अच्छे रिश्ते को बर्बाद भी कर सकती हैं। लेखक और प्रकाशक का रिश्ता ऐसा ही है। और चाहे वो कवर हो, चाहे वो किताब का रूपरेखा हो, किताब की टाइमलाइंस हो, क्या ट्विस्ट आना है, कौन सा कैरेक्टर जीना है, कौन सा मरना है, इन सब पे डिटेल में डिस्कशन होता है और फिर एक किताब आपके सामने आती है। तो जाहिर है कि जब इतने डिस्कशंस होंगे तो कहीं मैच होगा, कहीं मैच नहीं होगा। जहाँ मैच नहीं होगा वहाँ तर्क वितर्क किया जाए, जिसका तर्क सबसे अच्छा हो वो जीत जाए और जो हारा है वो भी जीता हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली किताब ही बेस्ट बननी है। सबको चाहिए किताब बेस्ट बननी है, तो फिर हार कर भी सभी जीत रहे हैं। तो ये ऐसा ही रिश्ता है और ये ऐसा ही चलता रहेगा। अब मैं प्रकाशक के तौर पर आप सभी को न्योता देती हूँ अंकिता जैन जी की नई पुस्तक मोहल्ला सलीम बाग के लोकार्पण कार्यक्रम में आप हमारे साथ हैं। और मैं इस किताब के लोकार्पण के लिए उन विशेष लोगों को मंच पे बुलाना चाहूँगी जिन्होंने इस किताब की पूरी यात्रा में मुझे ये बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गौतम राजर्षि सर, नवीन चौधरी जी, धरा पांडे जी, जोरदार तालियों के साथ इन सबका स्वागत हो। मुन्ना भैया, आप भी। कच्चे ड्राफ्ट को पक्का बनाना इतना आसान नहीं होता। सबसे जरूरी होता है ये बताना कि किताब कहाँ बोरिंग हो रही है और उसे कहाँ इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। ये काम करने वाले थे नवीन जी, जो पढ़ पढ़ के मुझे बताते थे यार ये बहुत बोरिंग लग रहा है, इसको बदलो। और जो साहित्यिक नज़रिए से जो किताब को सुधार की ज़रूरत थी वो करवाने वाले थे गौतम सर, जिन्होंने इस किताब में ये बताया कि इसमें कहाँ कहाँ इसमें गंभीरता दिखाई जा सकती है। तो आज ये मोहल्ला सलीम बाग आप सभी के सामने है, आप सभी को समर्पित है और मुझे विश्वास है कि जितना प्यार मेरी नॉन फिक्शन और कहानियों की किताब को आप लोगों ने दिया वो मेरे पहले उपन्यास को भी मिलेगा। थैंक यू। ये किताब एक मर्डर मिस्ट्री है। जासूसी उपन्यास, मिस्ट्री उपन्यास हिंदी में ज़्यादा नहीं लिखे जा रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद मुन्ना जी ही हमें इस टैगलाइन का लोकार्पण सोशल मीडिया पे करेंगे कि ये जब किताब हम लोग के सामने आई उसके पहले इस रचना प्रक्रिया से थोड़े से हम लोग वाकिफ़ थे, तो हम लोगों ने अंकिता को कहा कि हिंदी को उसका अगाथा क्रिस्टी अब मिल ही गया है। तो जो जासूसी कथाओं से और मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर से वाकिफ़ हैं, विश्व साहित्य में अगाथा क्रिस्टी का नाम जानते हैं, हमारी अगाथा क्रिस्टी हिंदी में अब आई है जाके इतने सालों से लिखे जाने के बाद। तो स्वागत कीजिए अंकिता जैन का और इस मर्डर मिस्ट्री का। एक शेर कहना चाहूँगा अंकिता के लिए और ख़ास तौर पे इस किताब के लिए कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। तो मोहल्ला सलीम बाग को खरीदिए और अनमोल बनाइए इस किताब को। साथ ही उनकी जो किसानी पर किताब आई थी ओरे किसान, वो भी पहला एडिशन आप सभी के प्रेम और समर्थन की वजह से ख़त्म हो चुका है और आज जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो दिल्ली में दूसरा संस्करण प्रेस में छप रहा है। तो उसके लिए भी आप सभी को बहुत धन्यवाद। और दोनों ही किताबें यहाँ वाणी के स्टॉल पे उपलब्ध हैं, तो खरीदिए, पढ़िए और मुझे रॉयल्टी दिलवाइए।